Morning student, how are you? I hope you are fine. Let it start. Your history textbook, uh, basic before started chapter 1 French revolutions. So, what is the French revolutions and Russian revolutions, Nazism? So, last year you are teach in Indian history, but this year international events and प्रोसेसेस, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में इस साल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रांस रिवोल्यूशंस है या फ्रांस की क्रांति है। उसको समझने के लिए हमें पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो लेट इज स्टार्ट। French events and process. This is the first section. So in section first you will read about the French Revolution, the Russian Revolution and the rise of the Nazism in different way. All these events were important in the making of the modern world. आधुनिक वर्ल्ड या आधुनिक दुनिया में या आधुनिक दुनिया को बनाने में सेक्शन 1 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है और नाजिज्म का उदय, फ्रांस की क्रांति, रशिया क्रांति और नाजिज्म का उदय, ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो आधुनिक इस दुनिया को बनाने में अपनी भूमिका रखते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट is on the French Revolution. Today we often take the idea of liberty, freedom and equality for granted, but we need to remind ourselves this idea also have a history. चैप्टर फर्स्ट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें हम देखते हैं कि जो अलग अलग आइडियाज़ आज हमको देखना मिलते हैं, लिबर्टी है, गुलामी, फ्रीडम, स्वतंत्रता और समानता, ये कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं। हमें यहाँ ज़रूरत है ओवरऑल उन विचारों की जो इतिहास में मिले हैं। बाय लुकिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यू विल रीड ए स्मॉल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में यहाँ हम सीखेंगे एक छोटे से पार्ट में दुनिया के इतिहास में किस प्रकार से ये डेवलप हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस लीड टू द एंड ऑफ द मोनार्ची। इसी क्रांति से मोनार्ची मतलब राज व्यवस्था या राजतंत्र, राजा महाराजाओं का जो तंत्र है वो समाप्त हुआ है। इन फ्रांस में ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिविलेज गेव वे टू न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इस प्रकार से समाज में प्रिविलेज या प्रारंभिक सरकारों का जो सिस्टम है यहीं से शुरुआत हुई। द डिक्लेरेशंस ऑन द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस द कमिंग ऑफ द न्यू टाइम। और यहाँ जो फ्रांस में अपने अधिकारों के लिए लोगों ने जो रिवॉल्यूशंस किया है, जो क्रांति करी है, ये नए टाइम की शुरुआत है। The idea that all individuals had the rights and could claim equality become part of the new language of politics। और राजनीति की भाषा में एक ये नए अध्याय की शुरुआत थी
भले ही वो अधिकारों के लिए इंडिविजुअल लड़े हो, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर इसकी क्रांति शुरुआत हुई है। डेट्स ऑल। फिर आता है दिस नेशंस ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम emerged to central idea of new age, but the different country they were repressed and rathered in many different way. The anti-colonial movements in India and China, Africa and America produced the idea that were innovations and the original, but they spoke in a language that generated currency only from the 19th century. 19वीं शताब्दी में जो करेंसी जनरेट हुआ है, या यूँ कहें कि इसी दौरान अलग अलग तरीके से जो कॉलोनियल मोमेंट्स में जो उपनिवेशवाद के अधीन जो कंट्री थी, यहाँ तक कि भारत और चाइना भी, तो यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई है। और एंटी कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ फ्रांस रेवोल्यूशन से ही सीखकर दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचा है। तो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर में ये सीखने का कोशिश करेंगे। इन सेकंड चैप्टर यू रीड अबाउट द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे समाजवाद का उदय यूरोप में एंड द ड्रामिक इवेंट्स एंड फोर्स्ड द रूलिंग मोनार्च। These are Nicholas II to give up power. The Russian Revolution signaled the change society in a different way in rise the question of the economy, equality and well-being worker and person is the chapter 10. सेकेंड चैप्टर में आएगा यूरोपियन समाजवाद का उदय और डेमोक्रेटिक इवेंट्स, रूलिंग मोनार्च जिसे चार निकोलस सेकेंड का पावर में आना, रशियन रिवॉल्यूशंस का होना और समाज में बदलाव आना, कई तरीके से बदलाव आना। और यहाँ इकोनॉमिक क्वेश्चन, आर्थिक समानता और ऐसी बहुत सारी लोगों के काम वगैरह को लेकर इस चैप्टर में कलेक्शंस होगा। ठीक है। फिर आता है हाउ वी आर बिकम पार्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट्स इन डिफरेंट कंट्री। टुडे द सोवियत यूनियन has broken up the socialism in the crisis, but throughout the 12th century it has been powerful force in the shaping of the contemporary world। आगे सेकंड चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे कि कॉलोनिज्म मोमेंट्स या उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आंदोलन है अलग अलग कंट्रीज़ में, आज जो सोवियत संघ टूट चुका है सोशलिज्म को लेकर, जो समाजवाद का वहाँ का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से बिखर चुका है, लेकिन 12th सेंचुरी में तक और उससे बाद में भी काफ़ी पावरफुल रहा है और एक ये कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के रूप में गिना जाता है। या यूँ कहें कि समाजवाद का अपना एक आधिपत्य था पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया दो ही बिंदुओं पर चलती थी, एक पूंजीवाद और एक समाजवाद। तो पूंजीवाद जहाँ अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, तो समाजवाद या साम्यवाद रशिया। फिर आता है आपका चैप्टर 3, वी विल टेक यूर जर्मनी in which discuss the rise of the Hitler and the policies of the Nazism. You will read about the children and women is Nazi Germany
अबाउट स्कूल एंड कॉन्क्रेशंस केम। चैप्टर थर्ड में हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी का नाम लेते से ही सबसे ऊपर नाम आता है हिटलर। हिटलर वो शख्स है, वो व्यक्ति है या वो नाम है जहाँ पर अपने मनमाने तरीके से शासन चलाना, लोगों को दबा कर अपने अनुरूप ज़िंदगी जीना या के लिए बाध्य करना। एक एक ये एक पॉलिटिशियंस था और एक जननायक था जो कई वर्षों तक जर्मनी पर अपना आधिपत्य या राज करता रहा। मतलब ये कि उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, इतना इसका मतलब होता है हिटलर शाही। यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन द नाजी जर्मनी। यहाँ पर आप बच्चों और महिलाओं के बारे में जो नाजी जर्मनी या नाजिज्म जर्मनी में जो प्रथा चलती थी उसको बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द स्कूल है कॉन्क्रेशंस कैंप्स। स्कूलों और कॉन्क्रेशंस कैंप में भी यू विल सी द नाजिज्म डिसाइंड वेरियस monarchies a right to have it new open the long traditions of the anti-Jewish feeling to the presence the Jews and how to wage the relentless battle against the democracy and socialism. But the society of Nazism rise is not only about a few स्पेसिफिक इवेंट। साथ ही जर्मनी का जो समाज की जो कंडीशंस थी उसको देख कर लिया गया कि खास कर कि वहाँ जो यहूदियों के लिए फीलिंग थी, जेविस मीन्स यहूदियों के लिए फीलिंग थी, तो जर्मनी तीन कम्युनिटी क्रिश्चियंस, जेविस और मुस्लिम, तो जेविस को जेविस को इतना मजबूर किया नाजिस इस स्टोरीज़ में, जिसमें अलग अलग इवेंट्स और उनका मेजरमेंट्स किलिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द इलोब्रेटिक एंड फाइटिंग सिस्टम विच ऑपरेट द डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर उनके मन में इतना जहर भर दिया गया, खास करके मुस्लिमों के लिए, कि ये लोग आपको आपके देश से निकाल देंगे, आपके संसाधनों पर आधिपत्य कर लेंगे और आपको इससे लड़ने की ज़रूरत है। इस प्रकार से उन्होंने हिटलर ने अपनी हिटलरशाही चलाकर वहाँ पर कई वर्षों तक राज्य किया। सम ऑफ द इंडियन वी आर इम्प्रेस्ड विद द आइडिया ऑफ हिटलर बट मोस्ट वॉचेस द राइज नाजिस विद हेरोर। कई ऐसे उदाहरण भारत में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर हिटलर शाही जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन नाजिज्म किस प्रकार से वहाँ पर खड़ा हुआ है ये देखने लायक है। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नॉट सिंपली ए स्टोरी ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आज का जो आधुनिक इतिहास है वो ऐसी कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये एक स्वतंत्रता और लोकतंत्री व्यवस्था की बहुत ही गहरी जड़ है। इट हैज़ आल्सो बीन द स्टोरी ऑफ द वायलेंस एंड टेरेंसी, डेथ एंड डिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर युद्ध, हिंसा और अत्याचारों की बहुत बड़ी कहानी देखने को मिलती है। तो अगर आप इसको बेटर समझने का कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री के पांचों चैप्टर यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तो नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट योर पीरियड नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर French Revolutions. So
I hope you are understand this basic. So thank you very much and have a nice day.